हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है? संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हमारे इस टॉपिक की सेकेंड क्लास है। तो इससे पहले जो भी क्लास हो गई है इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किया है, जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, संसदीय व्यवस्था के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उससे पहले हम लास्ट क्लास में बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि जो हमारा आर्टिकल 74 और 75 है, वो तो केंद्र में संसदीय व्यवस्था के बारे में बताता है या उपबंध करते हैं, और जो आर्टिकल 163 है और 164 है वो राज्य के अंदर मतलब स्टेट के अंदर जो व्यवस्था है उसके बारे में बताता है। तो उसमें फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो संसदीय सरकार है उसको क्या है, कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं या उत्तरदायी सरकार भी, मतलब एक तरीके से हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, एक तरीके से इंट्रोडक्शन हमने इसके बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन जाना था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारी संसदीय सरकार है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके सारी विशेषताओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो कहा गया है कि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन सी है? तो सबसे पहले क्या आती है? नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। मतलब जो हमारी संसद है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये नामिक और वास्तविक कार्यपालिका किस तरीके से है, किन किन रूपों में है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति नामी कार्यपालिका यानी कि विधित कार्यकारी हैं, और जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी। मतलब कहने का ये है कि जो संसद है, वैसे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, हम जब संविधान में पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति सर्वोपरि है। मतलब जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र के, जो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो राजा होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो नामी है, बस नाम के हैं, नामी कार्यपालिका, या फिर हम विधित कार्यकारी कह सकते हैं उनके लिए। लेकिन जो एग्जैक्टली होते हैं, एग्जैक्ट में जो सारी चीज़ें करते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं, वास्तविक कार्यकारी, या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी होते हैं। तो रियल में कौन कार्यकारी होते हैं? रियल में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो होते हैं, बट हम राष्ट्रपति के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो विधित कार्यकारी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि इस तरह जो राष्ट्रपति होते हैं राज्य का मुखिया नामित होते हैं। राज्य इन द सेंस ऑफ, जो हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर राज्य से मतलब है कि हमारा जो देश है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के या राज्य के मुखिया नामित होते हैं, जबकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के मुखिया होते हैं। कोई भी सरकार जो सेंट्रल में, जो केंद्र में जो सरकार बनती है, तो उसके मुखिया कौन होते हैं? उसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्र के मुखिया होते हैं, जो पूरे देश के मुखिया होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 74 है, जो अनुच्छेद हमारा 74 है, तो वो क्या करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है, मतलब प्रधानमंत्री के जो अदर मंत्री होते और जो मंत्री होते हैं, उनकी क्या करता है? उनकी व्यवस्था करता है, मतलब उनके बारे में हमको बताता है। कौन बताता है? आर्टिकल 74। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कहा गया है? जो राष्ट्रपति के कार्य संपन्न करने की परामर्श देते हैं, जो कि क्या है? प्रधानमंत्री, और साथ में जो उनके अन्य मंत्री परिषद में जो भी सदस्य होते हैं, अन्य जो मंत्री होते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं? जो राष्ट्रपति हैं उनको जो कार्य संपन्न करना है उसमें उनको क्या करते हैं? वो उसमें उनको वो परामर्श देंगे या फिर उनको सलाह देंगे। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। मतलब उनके जो परामर्श होंगे, जो भी प्रधानमंत्री देगा, तो प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या होंगे? वो बाध्य होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या था? ये था हमारा नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुमत प्राप्त दल का शासन। मतलब जो भी, जिस भी दल को, जिस भी, किसको, जिस भी हम कह सकते हैं, जो भी दल है, जो भी
एक तरीके से जो भी सरकार है, जो भी पार्टी है, हम ऐसे जानेंगे तो जिस भी पार्टी को बहुमत मिलती है, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती है, तो वही तो दल में शासन करता है, मतलब एक तरीके से देश के ऊपर शासन करता है, उसी की तो सरकार बनती है केंद्र के में। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुमत प्राप्त दल का शासन, मतलब जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, जो भी सरकार बनती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, तो उसकी उसी की सरकार बनती है, तो उन्हीं का शासन होता है। तो किस तरीके से होता है वो अब जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं, मतलब जोन सा भी राजनीतिक दल होता है, जो पार्टी होती है, तो उसमें जो है लोकसभा में जो क्या है, लोकसभा जो है हमारा लोअर हाउस है ना, तो लोकसभा में जिसको भी बहुमत में सीटें प्राप्त होती है, मतलब जब सबसे ज़्यादा सीट्स जिस पार्टी को मिलती हैं तो वह सरकार बनाती है, तो वही पार्टी क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो उस दल का जो नेता होता है, जो भी दल सरकार बनाती है, तो उस दल का जो नेता होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसमें उनका इलेक्शन नहीं होता, उनको वोट्स वगैरह नहीं डलती, बस उनकी नियुक्ति होती है। तो जो भी सरकार आएगी सत्ता में, तो जो पार्टी जीत के आती है, जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, तो उस पार्टी का जो नेता रहता है, उसी को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करके उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया गया है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। तो और जो मंत्री होते हैं कैबिनेट के अंदर, तो उनको भी जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री उनको सलाह देंगे, और प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होती, तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब कोई एक दल है, उसको एटलीस्ट, जैसे हम ये मानेंगे कि एटलीस्ट 250 200 मतलब 255 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको क्या है, उसको 200 कितनी सीटें मिली, 52 मिल गई, या 200 250 मिल गई, 245 मिल गई, ऐसे एग्जाम्पल समझा रही हूँ। तो वो क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे कि जो अन्य दल है, अन्य कोई और दल है जिसको थोड़ी बहुत जिसके पास इतनी सीट्स हैं कि दोनों की मिलकर वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब अब ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम जो संसदीय सरकार है ना, संसद के अंदर जो सरकार है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है यह संसदीय सरकार वह विशिष्ट सिद्धांत है, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन, जो कि अनुच्छेद 75 में दिया गया है। मतलब यह जो संसदीय सरकार है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये क्या है, संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत है। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत है। तो इसमें क्या है, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जो मंत्री होते हैं, तो उनका क्या है, संसद के प्रति एक तरीके से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति, मतलब विशेषकर लोकसभा के प्रति जो गठबंधन आदि होता है, जिसके बारे में हमारे आर्टिकल 75 में बताया गया है। ठीक है, तो कैसे होता है, वह एक टीम की तरह काम करते हैं। मतलब जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए टीम वर्क करते हैं, और साथ साथ रहते हैं, और साथ ही रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अब जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, वो इस रूप में प्रभावित होता है कि जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को, मतलब जिसको क्या है, प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व में जिसको चला रहे हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जो मंत्री परिषद है उसको अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ठीक है, जिसको क्या किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया जा सकता है। तो आई होप ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है राजनीतिक एकरूपता। अब ये राजनीतिक एकरूपता क्या होती है, तो राजनीतिक एकरूपता होती है सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। तो सामान्यतः जो मंत्रिपरिषद होती है उसके जितने भी सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, ठीक है। और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। इस तरह उनकी जो विचारधारा होती है, जो उनकी सोच होती है वो समान होती है। क्यों? क्योंकि एक ही राजनीतिक दल के हैं, एक ही पार्टी के हैं। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। अब जो गठबंधन वाली सरकार होती है तो उसमें क्या है, गठबंधन सरकार के प्रति जो भी मंत्री हैं वो सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। क्या होते हैं? सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा राजनीतिक एकरूपता था। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, अब हम पढ़ेंगे कि दोहरी सदस्यता क्या होती है, कि दोहरी सदस्यता क्या होती है। दोहरी सदस्यता होती है कि मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के ही क्या होते हैं, दोनों के ही सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य इस बात से है कि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति है बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है या वो मंत्री बनता है तो पहले उसको संसद का सदस्य बनना होगा। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनना चाहता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। यदि हमारी जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यह हमको क्या बताता है, ये क्या व्यवस्था देता है, या इसके अंदर क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया भी जाता है या वो अपनी इच्छा से मंत्री बन भी जाता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, जो संसद है हमारी, जो पार्लियामेंट है, उसका सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी वो मंत्री बन सकता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको दोहरी सदस्यता बोल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। अब प्रधानमंत्री अपनी जो सरकार होती है या जो कैबिनेट होती है उसका नेतृत्व किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं। तो सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। अब जो सरकार की जो व्यवस्था है उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नेतृत्वकर्ता की एक तरीके से भूमिका निभाते हैं। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। अब जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो मंत्रिपरिषद, संसद और सत्तारूढ़, मतलब जो सत्ता में जो पार्टी है, सत्ता जो दल है उसका, उनके क्या होता है, नेता होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो इन क्षमताओं में, मतलब जो भी प्रधानमंत्री की क्षमता होती है, इन क्षमताओं में वह क्या करता है, जो के सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और जो अहम भूमिका का निर्वहन करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो हमने ये भी जान लिया कि प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है, ये प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट है, ये जो अपनी जो सरकार है, उसके जो लोग हैं, उसके जो सदस्य हैं, उनका नेतृत्व किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, निचले सदन का विघटन। अब निचला सदन कौन सा होता है? लोअर हाउस, जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो निचले सदन जो होता है उसका विघटन, तो इसमें बताया गया है कि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। जो संसद का जो निचला सदन है, जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसको क्या है, प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से तो उसको विघटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कहते हैं इसको विघटित कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो निचला सदन है या जो लोकसभा है उसको विघटित कर देंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, दूसरे शब्दों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। मतलब यदि जैसे 5 साल की होती है कोई भी गवर्नमेंट जो होती है सेंट्रल के अंदर, तो वो 5 साल की होती है, तो 5 साल पूरा होने से पहले यदि प्रधानमंत्री चाहें, यदि प्राइम मिनिस्टर चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन करने की सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक 5 साल नहीं हुए, पूरा टाइम नहीं हुआ है, जितना टाइम पीरियड है
वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले भी यदि प्रधानमंत्री चाहें तो वो राष्ट्रपति की से सिफारिश करेंगे। क्या सिफारिश करेंगे? कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए या लोकसभा का विघटन कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे आगे इसमें क्या बताया गया है। इसका तात्पर्य है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा गोपनीयता। अब ये गोपनीयता क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो हमारी जो संसदीय सरकार है उसके अंदर जो गोपनीयता शब्द आता है या गोपनीयता जो होता है, गोपनीयता क्या होता है उसको जानिए। चलिए, तो मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं कैबिनेट के अंदर, तो वो क्या करते हैं? गोपनीय के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों को की सूचना नहीं दे सकते। मतलब जो भी मंत्री हैं उनको क्या है, वो अपनी जो बात है, मतलब जो भी उनके कार्य हैं, जो भी उनकी कार्यवाही है या जो भी नीति है या जो भी निर्णय है, तो उनको क्या है एक तरीके से सीक्रेट रखेंगे, गोपनीय रखेंगे। उनको वो पब्लिश नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं बता सकते। ठीक है, किसी को भी उसकी सूचना नहीं दे सकते। तो अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जब भी वो अपना कार्य मतलब अपने पद पर आने से पहले, तो वो जब गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि हाँ कोई भी बात होगी तो उसको हम सीक्रेट रखेंगे, किसी के सामने भी उजागर नहीं करेंगे, मतलब पब्लिश नहीं करेंगे। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो ये है हमारी जो संसदीय सरकार की जो विशेषताएं हैं, 8 की 8 विशेषताएं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरीके की। ठीक है, अब आज की क्लास इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति शासन की जो व्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसमें जो संसदीय व्यवस्था है उसके संसदीय व्यवस्था के गुण क्या होते हैं उनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में ही जानेंगे। सो गाइज, आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी इस क्लास के लिंक को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।